तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अच्छा एसी और डीसी, अच्छा सर्किट सिंबल तक हो गया था ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, सारी बातें हो गई थी। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फार्मूला, सारी चीजें एक एक करके पढ़ लिया था। क्यों भैया, पोटेंशियल डिफरेंस पे भी बात हो गई थी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वोल्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया था क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना भाई। सर्किट सिंबल की बात किए थे, लगभग सब पढ़ लिए थे ना, सब कल हम लोगों ने सब पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग टॉपर वाली कैटेगरी में आ रहे हो अब धीरे धीरे, अच्छा है। ओम्स लॉ पे बात हुई थी क्या, अच्छा यहीं से स्टार्ट करना था ना, ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ पढ़ते भाई, व्हाट इज ओम्स लॉ, हेडिंग कर लो या तो लिख लो, आप जो समझना चाहते हो देख लो, समझ लो ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ को अगर एज ए लेमैन अगर सिंपल तरीके से समझना हो, पहले तो सर्किट इसका ड्रॉ करना, जब भी ओम्स लॉ लिखना सर्किट के साथ लिखना, हमेशा सर्किट के साथ लिखना, ठीक है। देखो क्या क्या है ओम्स लॉ में, क्या क्या है समझना पहले। पहले तो एक रजिस्टर है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, इस तरह से चीजें हैं। एक की है, सिंपल सर्किट का हमने कहा था इसेंशियल कंपोनेंट, ये सब भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। बाकी तो याद तो बहुत कम चीज़ें रहती हैं, लेकिन जितना याद हो उसके हिसाब से कह रहे हैं। या ए है, ये पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा नेगेटिव होगा, ये वी है, ये क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये लिखा है, इसका मतलब ये एमीटर लगा हुआ है, ये क्या है वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस क्या है, इसका जो वोल्टेज है बैटरी का, जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी है, यहाँ की है भाई, की को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, के से। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है भैया, आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये सर्किट है। ओम्स लॉ की जब भी बात होगी पहले सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे। सिंपल सर्किट में आपके पास क्या क्या है समझना, एक बैटरी है या सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही क्या है आपकी बैटरी है, दो या दो से ज्यादा जब सेल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सब ठीक है पांडे जी, बहुत मंद मंद मुस्कान, एकदम स्लोली 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 स्लोली। हाँ, अगला मरवा के मानेगा, अच्छा कर लो। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई गलत चीज हाथ न लग जाए, दिक्कत ये है, ठीक है। देखो अब ये समझना, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा किस में होता है, पैरेलल में होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है कि पैरेलल में, सीरीज में। कल बात किए थे ना इस पे, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, आइडियल एमीटर क्या होता है, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, एकदम ध्यान रखना, ठीक है भैया। रजिस्टर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्लोज्ड की का सिंपल है, अगर डॉट बना रहेगा तो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड की। डॉट नहीं बना रहेगा इसका मतलब क्या है, ओपन की। इसी पे बात हुई थी ना, सब एकदम पढ़े थे, सब हमने देखा था। अब जरा समझना इसमें, ओम साहब क्या कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। लेकिन हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा होगा, हमने लिखा होगा इफ वी डू नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर। फिजिकल स्टेट में क्या क्या बताओगे, टेम्परेचर है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा प्लीज प्लीज छोड़ दो आप लोग, रिवीजन खराब नहीं करो, रिक्वेस्ट प्लीज मान जाइए ना, आप करोगे तो मारेंगे। हाँ ध्यान रखो, अब ध्यान रखो। तो ओम साहब ये कहते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के हमने टर्मिनल्स पे अप्लाई किए हैं, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब आपने लिखा होगा, इस तरह से बताया होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा होगा आपने, I। लेकिन हमने कहा ये तो लिख दिया हमने शॉर्ट वे में, हमने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको लिखवाया था, याद है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखवाया था आपको, हमने कहा था इफ यू डू नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, या इफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसको लिखवाया होगा हमने, लेकिन इसमें कंडीशन आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी लिखा है तो कोई बात नहीं। आप इतना लिखोगे ये अपने आप में सेंस तो दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर के फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट में क्या क्या आता है, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या क्या आएगा बताओ। अगर कंडक्टर के फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या चीजें आएंगी बताइए हमें। फिजिकल स्टेट में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले तो क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। क्या आएगा भाई, टेम्परेचर आएगा। और क्या आ सकता है बताओ जरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आएगा, लेंथ आएगा। और क्या आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा,
है ना, उसका वॉल्यूम है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अपने को चेंज नहीं करनी है, ध्यान रखना। अगर कंडक्टर का ये सारी चीजें हमने क्या किया, कांस्टेंट किया, तो कंडक्टर के टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लिखते हैं इफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, है ना, विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ये देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर या कंडक्टर जो भी है। कोई दिक्कत वाली बात? इसको आप सिंबॉलिकली लिखे होंगे क्या, V इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा होगा आपने, I लिखा होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू, जब इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा क्या, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, R। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, पहले ये समझना। ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, अगर पोटेंशियल आपका बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, यही यहाँ पर लिखा गया। अगर जैसे जैसे हम वोल्टेज को, पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, करंट का भी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर वोल्टेज को हमने घटाया तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हमने कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर इसमें रेजिस्टेंस एक फैक्टर आएगा, अभी हम इसकी बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी भी वायर या कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका करंट क्या होगा, घटेगा। फिर हम पीछे बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा। देखो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आप हटाओगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। I इंटू क्या लिखेंगे, R। V इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। I क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। R क्या है, R क्या है इसमें, R है इसमें रेजिस्टेंस। R इसमें क्या है भैया, रेजिस्टेंस है। R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और करंट में क्या रिलेशन है, आप देख लो। जो रेजिस्टेंस है वो करंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। कल ही हमने रेगुलेटर का एग्जांपल दिया था, बताया था। जैसे फैन की स्पीड हमें बढ़ानी होती है तो हम रेगुलेटर को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। बेसिकली उसमें कर क्या रहे होते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा रहे होते हैं। क्योंकि वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, बढ़ेगा घटेगा क्या, करंट। कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस की हेल्प से। वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात किए थे, रियोस्टेट की बात किए थे, कल याद है, कल इस पर बात किए थे ना। रिवीजन प्रैक्टिस डेली करो, जो भी पढ़ के चल रहे हो। अभी एक बार और करो ही आप, लेकिन वो रिकैप टाइप का रहेगा, रिवीजन टाइप का रहेगा। अगर ढंग से पढ़े रहोगे तभी जाकर वहाँ समझ में भी आएगा। अच्छे से नहीं किए हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस को हमने क्या कहा है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्जेस किसी भी कंडक्टर या मटेरियल में फ्लो होते हैं तो क्या होगा, उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के फ्लो होने को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। एक तरह का ये क्या है, ऑब्स्टेकल है। एक तरह का क्या है, ये ऑब्स्टेकल है। हमने इस तरह से करके आपको डिफाइन कराया होगा, लिखाया होगा, एन ऑब्स्टेकल, है ना, एन ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर व्हेन चार्ज या करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसे करके कुछ लिखा होगा। इसका मतलब जब तक कंडक्टर में चार्ज फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा, तब तक कोई रेजिस्टेंस, एकदम क्लियर रखना इसको। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक तरह का ऑब्स्टेकल है। कैसा ऑब्स्टेकल है भैया, चार्जेस को फ्लो होने को क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है, रोकता है। सपोज करो आपके पास जो भी कंडक्टर है, जो आपके पास कंडक्टर है, कुछ लोग इस भाव में बैठेंगे, देखेंगे क्या ही पढ़ा देगा। हम तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आता है, हमने पहले नोट्स बनाया है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है या क्या है, कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, तब जाकर रेजिस्टेंस इसमें मिलेगा कुछ न कुछ, तब जाकर इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर कंडक्टर में करंट नहीं जा रहा है या चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं, अगर कंडक्टर में करंट नहीं जा रही है, चार्जेस नहीं जा रहे हैं, तो मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है या चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जिस भी वायर या कंडक्टर में करंट की सप्लाई नहीं हो रही है वहां रेजिस्टेंस क्या आएगा, जीरो। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट केवल तभी आएगा, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट केवल तभी आएगा जब उसमें क्या फ्लो होगा, चार्ज या करंट फ्लो होगा। जैसे कोई मान लीजिए सर्किट मिल रही है, सर्किट के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर कोई वायर क्या है, ब्रेक है या सर्किट ओपन करके रखे हैं जिसमें करंट जा ही नहीं रही है, चार्ज जा ही नहीं रहा है, वहां पर रेजिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, जीरो। मतलब उस रजिस्टर को आप सर्किट में कंसीडर नहीं करेंगे, इसको दिमाग में सेट कर लो। जब तक कंडक्टर में चार्ज या करंट फ्लो नहीं होगा तब तक रेजिस्टेंस, क्योंकि चार्जेस के फ्लो होने पे ही तो रेजिस्टेंस आएगा भाई, तभी रेजिस्ट करेगा, तभी तो अपोज करेगा।
जब कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा तो कैसा अपोजिशन, समझ में आ रही बात है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर रेजिस्टेंस का क्या सिंबल है भैया, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज व्हाट, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होता है। और इसका सिंबल क्या है ओम का, ग्रीक लेटर है क्या है आपका ओम, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं ना, बोलो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। ओम को अगर सिंबॉलिकली लिखना चाहे तो क्या होगा, ये है ओम का सिंबल, पढ़ा होगा इसको आप लोगों ने, देखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस क्या करेगा भैया, डिपेंड करेगा। वो सारे फैक्टर्स एक एक करके हमने क्या करने हैं, लिखने हैं। कौन कौन से फैक्टर है भैया, देखो पहले किस पे डिपेंड करेगा, वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द वायर। और क्या भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस किसके से, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। और पहले डिपेंड किस पे करेगा ये देखते हैं, फिर किस तरह से डिपेंड करेगा उस पर अलग बात करेंगे। तो हमने देखा रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। और किस पे डिपेंड करेगा भैया, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ व्हाट, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। एक जो फैक्टर जिस पे हमें लगातार बात करनी है वो क्या है भाई, एक जो फैक्टर जिस पे हमें लगातार बात करनी है वो क्या है, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर यहाँ नहीं लिखा है, इसको अलग से हम बात करेंगे। टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, अलग से बात करेंगे। फिलहाल तो समझो यहाँ तीन फैक्टर दिख रहे हैं आपको, क्या क्या दिख रहा है, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया है, और क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब इन पे किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, एक फैक्टर और है, क्या है, कौन सा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, क्या भैया, टेम्परेचर है। इस पे अलग से हमें बात करनी है, इस पे हमें किस पे क्या करनी है भैया, अलग से बात करनी है, टेम्परेचर पे। ये चार फैक्टर हैं जिस पे मेजरली ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्या क्या है, पहले लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा क्या है आपका, टेम्परेचर। अब इन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ द वायर के केस में आप देखो, लेंथ ऑफ द वायर के रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना ज्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब उसकी थिकनेस से है, उसकी मोटाई से है, उसके डायमीटर से, उसके रेडियस से है। जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना ज्यादा डायमीटर होगा, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मोटे वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, पतले वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा। इसलिए देखो बल्ब का फिलामेंट कितना पतला होता है, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ही तो जलता है, हीट होता है, रोशनी भी देता है, हीट भी देता है, होता है कि नहीं ऐसा। ये सब समझना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझना पड़ेगा। नहीं कि फिलामेंट वायर है कितना पतला बना रहे, बड़ा सेंसिटिव है, टूट जाता है, मोटा बना देते, मोटा बनाने से उतना रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, पतला बनाने पड़ेगा तभी ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कॉन्सेप्ट ये है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितना कम एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए उसको पतला बनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। फिर आता है मटेरियल पे। मटेरियल की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल आपका कौन सा है, अगर आपको याद हो, सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल क्या है आपका, सिल्वर है, फिर क्या है, कॉपर है, फिर क्या है, गोल्ड है, फिर क्या है, एल्युमिनियम है, फिर प्लेटिनियम है, और क्या है आपके, आयरन है, इंसेट, बहुत सारे ऐसे आएंगे इसके बाद। अगर आता है कभी तो मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल, तो आप क्या आंसर कीजिएगा, सिल्वर। मान लो सिल्वर ऑप्शन में नहीं दिया है तो कॉपर को देखना, कॉपर ऑप्शन में नहीं दिया है तो किस पे जाना आप, गोल्ड पे जाना आप, फिर किस पे जाना आप, एल्युमिनियम पे जाना आप। एक सीक्वेंस में देखना है। सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है आपका, सिल्वर का है। मतलब रेजिस्टेंस को अगर कम से कम रखना चाहते हो, कंडक्टिविटी को हाई रखना चाहते हो तो सिल्वर का वायर घरों में लगाओ। और सस्ता अच्छा लगाना चाहते हो भैया, कॉपर का लगाओ, कंडक्टिविटी उससे कम होगी लेकिन सस्ता होगा, बचा रहेगा, है कि नहीं भाई। ये सब भी हमें देखना पड़ता है। सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की, फिर किसकी है, कॉपर, फिर किसका है, गोल्ड, फिर किसका, एल्युमिनियम। प्लेटिनम है बेटा, पीटी, हाँ प्लेटिनम। अच्छा मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ आओ। कौन छोड़ा, हमारे झूठ और सही हो जाने से चीज़ें बेहतर नहीं हो जाएंगी ना। बेहतर करने के लिए दो इंसान का एफर्ट लगता है, ठीक है भैया। मटेरियल के क्या है,
तो सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है आपका? सिल्वर है, फिर क्या है? कॉपर है, फिर क्या है? गोल्ड है एंड ठीक है भाई। टेम्परेचर पे इस पे नहीं दिया है। इन सभी अगर कॉज को कंबाइन करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू निकल के रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू निकल के आता है रो एल अपॉन क्या है? ए। क्या हुआ? रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? रो एल अपॉन क्या है? ए। रो क्या है इसमें? रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। रो क्या है इसमें? लिख लेना क्या क्या आ रहा है, देखो यहां मैं लिख देता हूं। आर इज इक्वल टू क्या आ गया? रो एल अपॉन क्या आ गया भाई? ए। अब इसको समझना इसमें क्या क्या है। रो क्या है? पी जैसे बनेगा भैया, इसकी टेल को थोड़ा सा क्या कर देना, ऐसे घुमा देना। अब जरा देखना, रो है इसमें रेजिस्टिविटी। रो क्या है इसमें? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है ना। एल है लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत समझना, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, अब इस पे बात करेंगे अलग से, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी, इसको समझना भी पड़ेगा क्या है क्या नहीं, इसको देखेंगे। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए को हम क्या लिखेंगे? अगर वायर का कह देगा रेडियस ए है तो ए इक्वल टू क्या आएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं? ए इक्वल टू क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आर इक्वल टू फिर क्या लिख सकते हो आप? आर इक्वल टू होगा रो एल अपॉन ए, या इसी को लिख सकते हैं रो एल अपॉन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रो एल अपॉन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये दिखना है। अभी दो दो वायर को दो मतलब कंडक्टिव मटेरियल को कंपेयर करोगे तो उसके केस में क्या आएंगे? जैसे मान लीजिए दो वायर है हमारे पास, सपोज करिए क्या है भाई, आपके पास दो वायर है। इसमें भी रिलेशन हमने बताए होंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो। नहीं याद है तो ठीक है, आप अच्छा काम कर ही रहे हैं। सब कुछ जिंदगी में याद भी तो नहीं रहता। सेम मटेरियल के दो वायर हैं, क्या है लेंथ उनकी? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? अलग है। लेंथ इनकी अलग है। मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है? L1 है, इसकी लेंथ क्या है भाई? L2 है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A1 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई? A2 है। इसका जो रेडियस आएगा, जो थिकनेस आएगा, R1 आएगा, इसका क्या आएगा? R2 आएगा, कुछ भी। लेकिन ये सेम मटेरियल के हैं। ये क्या है? सेम मटेरियल के। मान लेते हैं ये भी कॉपर का है और ये भी किसका है? कॉपर का है, तभी हो पाएगा, ध्यान रखना। ये भी कॉपर का है, ये भी किसका है? कॉपर का है। इनके रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा? इसके लिए 1 1 लिख रहे हैं, इसके लिए 2 2 लिख रहे हैं। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है भाई? R2 है। तो R1 और R2 में क्या रिलेशन आएगा? इसी से लिखेंगे आप। सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगा लिखो? R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होगा? R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होगा? L1 अपॉन L2, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? A2 अपॉन A1 होगा। L1 अपॉन L2 आएगा, A1 अपॉन क्या आएगा? A2। या क्या लिख सकते हैं आप? L1 अपॉन L2 क्या लिखेंगे? R2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो आप। थिकनेस दिया है तो थिकनेस लिख लीजिएगा, जो भी दिया रहेगा वही सारे टर्म्स लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू में क्या होगा? A2 बाई A1। या क्या लिख सकते हैं? L1 अपॉन L2 इंटू क्या होगा? R2 स्क्वायर अपॉन क्या होगा? R1 स्क्वायर होगा। थिकनेस दिया है, डायमीटर दिया है, तो यही रख देंगे सीधे यहाँ। ये भी बताया है, लेकिन ये सेम मटेरियल के लिए है, डिफरेंट मटेरियल होगा तो नहीं होगा। फिर इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया होगा, अगर याद हो। एक कॉन्सेप्ट और हमने क्या डिस्कस किया है कि मान लीजिए एक वायर है, इसकी लेंथ को हमने क्या किया? n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। सपोज करो यहाँ जो भी लेंथ थी इसकी, सपोज करो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या थी? L थी। अब जो हमने क्या किया, इसकी लेंथ को इंक्रीज करके क्या कर दिया? इनिशियल लेंथ का L टाइम्स बना दिया। जो भी इसकी लेंथ थी इसको हमने स्ट्रेच करके क्या कर दिया? उसकी इनिशियल लेंथ का n टाइम्स बना दिया। सपोज करो अगर यह 2 सेंटीमीटर था, आप खींच के हमने 6 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब क्या किया? 3 टाइम्स हमने बढ़ा दिया इसकी लेंथ स्ट्रेच करके। तो इस केस में जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा R2, ये जो नया रेजिस्टेंस बनेगा, इसको आप क्या लिखेंगे? क्या फार्मूला है इसका? अगर इसका रेजिस्टेंस R था, पहले वाले का रेजिस्टेंस R था, इसका रेजिस्टेंस हम R डैश माने तो क्या लिखेंगे? R डैश इज इक्वल टू क्या था? n स्क्वायर इंटू क्या था भैया? n स्क्वायर इंटू क्या था? R था। अगर उसी सेम वायर को हमने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इनिशियल लेंथ का n टाइम्स बना दिया तो उस वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? n स्क्वायर इंटू R होगा। ये सब भी बात किए थे।
पढ़े हैं ना ये सब, सारी चीज़ें लिखी होंगी कि कैसे होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। एकदम अच्छे से मेमोराइज करोगे तब क्वेश्चन करोगे तो याद आएंगे कि कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन किए हर एक टाइप का। अब जब रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। और रेजिस्टिविटी का जो सिंपल डेफिनेशन है क्या लिखा था? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज व्हाट? रेजिस्टिविटी। आप समझ रहे हो ना इस बात को? जैसे रो इक्वल टू आपने क्या लिखा, देखो मैं बताता हूँ। आर इक्वल टू आपने क्या लिखा? रो एल अपॉन क्या लिखा आपने? ए। तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा कब? आर इक्वल टू रो कब होगा बताइए? आर इक्वल टू रो कब होगा? जब एल इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा और ए इक्वल टू भी क्या होगा? 1 होगा। मतलब वायर का जो कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ भी 1 हो जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाए? 1 हो जाए, तब हमारा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो। इसका रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब? जब उस वायर का लेंथ क्या हो? यूनिट हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो? उसकी यूनिट हो, 1 हो, या 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 मिलीमीटर, जो भी हो 1 ही होना चाहिए। तो ऐसे वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक दूसरा नाम भी लिखवाया होगा हमने, इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी सेम रेजिस्टेंस को। तो डिफाइन करना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज व्हाट? रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर या कंडक्टर। यूनिट लेंथ होनी चाहिए और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। अब यहां से इसकी यूनिट निकल के आएगी। इसके सिंबल्स हमने रोज समझ ही लिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसकी यूनिट क्या होगी? इसका सिंबल क्या होता है? कोई सबसे अच्छी रेजिस्टिविटी किसकी होती है भैया? रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी इन द सेंस मतलब रेजिस्टेंस, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इन तीनों में बताओ किसमें रेजिस्टेंस सब ज़्यादा होगा? फिर किसमें होगा? फिर किसमें होगा? रेजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस ही तो है, लिख रहा है। रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसमें होगा? ये ध्यान रखना है। और इसकी बताओ यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज व्हाट? ओम इंटू मीटर होगा। ओम इंटू क्या होगा? मीटर होगा, ध्यान रखना। अब देखो, अब मैं जो पीछे अभी बता रहा था आपको ना कि टेम्परेचर वाले फैक्टर पे हम लोगों ने बात नहीं की, इसको लिख लेते हैं जरा। ये तो बता दिया आपको, ये सारी चीज़ें हो गई। किस पे डिपेंड किया ये देख लेंगे। टेम्परेचर वाले फैक्टर पे हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा बात करनी है। टेम्परेचर वाला फैक्टर कहाँ गया आपका? हमने कहा था ना, जो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ये सब बात कर रहे हैं। वो फैक्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा? टेम्परेचर को आपने किस तरह से पढ़ा होगा? अगर टेम्परेचर एक फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है, वो किस तरह से अफेक्ट करेगा बताओ? टेम्परेचर, टेम्परेचर बताइए किस तरह से डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, भाई कंडक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। कंडक्टर, फिर लिखो सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, फिर आता है आपका एलॉय, एक है आपका एलॉय। टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है इसकी कंडक्टिविटी को, ये देखना भाई, पहले ये समझना। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? कंडक्टर की केस में रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर की केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस आपके टेम्परेचर के क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होता जाएगा? सॉरी, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप लोगों के पेरेंट्स की बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। टेम्परेचर की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस भी उतना क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे या कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? उसका बढ़ता जाएगा। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है थर्मिस्टर। बड़ी बड़ी कंपनीज में लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कंपनसेट करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि क्या है भैया, थर्मिस्टर। ये डिवाइस है, एक मशीन लगी होती है रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वायर यूज होते होते, कंडक्टर यूज होते होते क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, क्या क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है। फिर क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होता है भाई, हाँ बोलो। एलॉय में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा। हर चीज़ ध्यान में रखो, डिटेल में ध्यान रखो। किसी को नहीं पता है कि एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, एक थीम है, इसी थीम पे क्वेश्चन आएगा। जब उसी थीम पे क्वेश्चन आएगा, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, तो टॉपिक को हर एंगल से क्या कर लो, एक्सप्लोर कर लो। जब हर चीज़ उस टॉपिक का हमने पढ़ लिया तो कुछ नया पूछ पाएगा कोई आपसे। पढ़ने की ये अप्रोच बनाओगे तब कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या ही पूछेंगे, सब तो पढ़ा हुआ है, लिख कर तो आ ही जाएंगे ना आप। सिलेबस में केवल ये लिखा रहेगा ये फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब जिन्होंने बुक लिखी है वो भी यही समझ रहे हैं कि ये फैक्टर है, उन्होंने डिटेल में एक्सप्लोर किया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप वहीं कर जाओगे। अभी तो देखो ना, जब आप कंटेंट देखते हो चैप्टर के तो छोटे छोटे टॉपिक लिखे रहते हैं, लेकिन जब चैप्टर में जाते हो तो क्या होता है, लंबे लंबे कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं उसमें, मतलब सब अलग अलग एंगल से उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको भी करना पड़ेगा। उन्होंने जितना एक्सप्लोर किया उससे हो गया तो हो गया, नहीं तो नया नहीं सोचे हो, नया आ गया तो फंस जाओगे। इसलिए हर एंगल से सोचना सीखोगे तभी जाकर कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। समझ में आ गया। टेम्परेचर पे किस पे कंडक्टर पे लिखे, सेमीकंडक्टर और एलॉय पे लिखे। इसका मतलब अगर ग्राफ से पूछ लेगा वो, अब किसी पूछ ले भाई, ग्राफ से पूछ लिया कि ग्राफ से बताओ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में ग्राफ ड्रा करो कंडक्टर के केस में, या मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है कि विच वन इज द व्हाट राइट ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर, तो आपको क्या करना होगा, ऑड इवन या जो भी होगा करेक्ट उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसमें देखो क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता तो क्या होता बताओ जरा। देखो इधर हमने लिख दिया रेजिस्टेंस, इधर हमने क्या लिख दिया भाई, टेम्परेचर। बहुत ध्यान समझना, इधर हमने क्या लिख दिया, टेम्परेचर। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे जैसे हमारा क्या होगा, अब देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस होगा क्या, रेजिस्टेंस तो पहले से भी होगा ना इसमें कुछ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी होगा। तो ग्राफ एकदम ओरिजिन से जाएगा क्या, ओरिजिन से क्यों नहीं जाएगा, ओरिजिन से ले जाने का मतलब जब टेम्परेचर जीरो है तो आप बता रहे हो रेजिस्टेंस भी क्या है, जीरो है। ऐसा है क्या जरूरी, अरे वायर है, कंडक्टर है, रेजिस्टेंस तो हमेशा होगा ना होगा, जीरो से जाएगा ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, आपका ग्राफ यहाँ कहीं से उठ रहा जाएगा, सीधे सीधे इस तरह से जा रहा भाई, ऐसे। तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ रहा है, ग्राफ ये सही होगा। किसी ऑप्शन में ऐसे भी ग्राफ दिया रहेगा, बच्चा सोचेगा मैंने ओम्स लॉ पढ़ा है इसमें ऐसे ग्राफ है, अभी ओम्स लॉ का भी ग्राफ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं रह गया है तो ये समझना, ओरिजिन से नहीं ले जाना, रॉन्ग हो जाएगा, ग्राफ हमेशा इधर से ले जाना। फिर इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सेमीकंडक्टर वाले केस में देखो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में ग्राफ ड्रॉ करें भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर, ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब आ गया तो उसमें फंस जाओगे। इस केस में ग्राफ थोड़ा ऐसे जाएगा, घटेगा, लेकिन इस तरह से घटेगा। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इसके बाद इस केस में टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली घटेगा, बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से घटेगा। अभी तो कह रहे हैं वो कंपनसेट करेगा। और एलॉय के केस में यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जो बढ़ने की रेट होगी कंडक्टर के केस में क्या होगा, जो होगा उससे क्या होगा, यहाँ कम होगा। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ होगा थोड़ा सा क्या होगा, फ्लैट होगा। थोड़ा सा ग्राफ यहाँ क्या होगा भाई, ऐसे होगा, बढ़ेगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ जो बढ़ने की रेट है कंडक्टर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। बढ़ रहा है वहाँ भी, बट जो बढ़ने की रेट है कंडक्टर के कंपैरिजन में क्या है, वो कम है। ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको क्लियर है आइडिया तो कर पाओगे, नहीं तो क्या होगे, कंफ्यूज रहोगे। समझ गए, हर चीज़ डिटेल में। और यही नहीं बताया जाएगा, आ जाएगा तो सोच नहीं पाएंगे।
कि हर राइटर नहीं लिख रहा है, वो हर पब्लिशर नहीं लिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए कह रहे हैं हर सोर्स को अच्छे से एक्सप्लोर करो, जो चीज़ बच जा रही है उसको देखो क्या क्या है और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था ना, मैंने बताया था तुम्हें, लोड और एफर्ट में कह दिया ग्राफ ड्रॉ करें, बताओ स्लोप क्या आएगा। बच्चा पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ की उसमें बातें नहीं हुई थी तो सोचना मुश्किल हो गया। ऐसे ग्राफ दे देंगे फिर परेशानी हो जाएगी समझने में। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे है जरा बताना। ओम्स लॉ वाला देखो ग्राफ जो हमने अभी ड्रॉ किया था, ओम्स लॉ कहाँ पड़े भाई, ये लिखे ना ओम साहब का लॉ, ये रहा ओम साहब का लॉ। अगर इसमें ग्राफ की हम बात करेंगे तो कैसा होगा ग्राफ, देखो वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करोगे कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर आता है भाई ग्राफ। ग्राफ कैसा होता है, लीनियर। अब यह वोल्टेज ये है क्या है, ग्राफ हमेशा कहाँ जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। अब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या देगा हमें बताओ, इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या आएगा, इन्हीं दोनों का रेशियो आएगा। स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। डेल्टा वी वाई क्या होगा, डेल्टा आई। स्लोप इसका क्या देगा हमें, रेजिस्टेंस देगा। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज है उसको ऊपर लिखेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज है उसको क्या लिखेंगे, नीचे। स्लोप का मतलब बेसिकली क्या होता है, द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। जो फिजिकल क्वांटिटी आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया है उसमें जो चेंज है उसको ऊपर लिखो, और जो फिजिकल क्वांटिटी आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखा है उसमें जो फिजिकल जो चेंज आ रहा है उसको क्या लिखो, नीचे। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होता है, हमेशा स्लोप होता है। वही क्या होता है। अब क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ, अब क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि चलो आप मुझे बताओ क्या है, कि अब इधर दे दिया उन्होंने करंट, इधर दे दिया उन्होंने क्या भाई, वोल्टेज, वोल्टेज दे दिया, इधर करंट दे दिया। पूछ रहे हैं इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, इसका स्लोप हमें क्या देगा। भाई ग्राफ अभी भी ओरिजिन से ही जा रहा है। अब बच्चा वहाँ जिद पे बैठ गया, चीटिंग कर रहे हैं आप, हम तो वोल्टेज और करंट में पढ़े थे, आपने करंट वोल्टेज का दे दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम जो पढ़े वही दीजिए तभी तो मैं लिखूंगा, नहीं नहीं लिखूंगा, नहीं लिख के चले आना, नंबर मिल जाएगा। समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हमें स्लोप निकालूंगा, स्लोप इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ स्लोप पे क्या आएगा, हमने कहा जो फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस है उसको ऊपर लिखेंगे, डेल्टा आई अपॉन क्या होगा, डेल्टा वी। अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस का क्या है ये, इसका मतलब यहाँ कहोगे जो स्लोप आएगा वो क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। वहाँ कहेगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ ऐसे समझना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये समझना पड़ेगा। अब ग्राफ के लेवल पे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, समझना इस बात को। मैं कह रहा हूँ ऐसे घुमाएगा वो, ऐसे दिमाग से खेलेगा, जब कभी आपने सोचा ही नहीं है तो आपकी माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगी चीज़। कभी जब उस लेवल पे माइंड को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया हो, कभी उससे लिंक ही नहीं किया है आपने, तो आप सोच पाओगे तुरंत। एग्जाम में तो वैसे भी कितना प्रेशर रहता है, तो एक्सप्लोर करना यहाँ था, समझना यहाँ था। मेरी बात समझ रहे हो ना, सोचने समझने की क्षमता पे काम करो, हर चीज़ अपने आप ईजी हो जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि हम, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले वो एक रील्स गया था ना मेरा, उसमें बताया था, जब आप ये सोच कर चलते हैं जो नोट्स में पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाए, वहीं आपसे गलती हो गई। समझना ये है कि हम कॉन्सेप्ट समझ के चल रहे हैं, नोट्स का आ गया तो वेल एंड गुड है कि हमने प्रैक्टिस किया है, अच्छे से लिख कर आएंगे। नहीं भी आ गया तब भी हम सोचना समझना जानते हैं, लिख कर आएंगे। नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए हो अभी तक, अगर नोट्स मंगा लेंगे तो अगले दिन मुंह फाड़ के बैठ जाओगे, यही सब होता है। अब हम इस तरह से ग्राफ दे देंगे, पिछले 2-3 बार से ऐसे ही आ रहा है ग्राफ, देखो ऐसे दे दीजिए। देखो मैंने इस पे बात की है, कितनी बार किया है भाई। अब ये क्या है, वोल्टेज वर्सेस करंट में ग्राफ है। अब बता रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। कहेंगे रेजिस्टेंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। कुछ लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब ही नहीं पता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किसको, रेजिस्टेंस को, R को। फिर हम कह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। कुछ लोगों को तो यही कंफर्म नहीं रहता कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। बताओ क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, बताओ। रेजिस्टेंस बताओ कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, कैसे लिखोगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे ध्यान रखो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से कहाँ जाएंगे, छोटे की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे।
इसका मतलब जब हम वैल्यूज लिखेंगे सबसे छोटी वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली को सबसे लास्ट में, जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू को सबसे लास्ट में। ये लिखने के पहले तरीके तो सीखिए। अब मुझे बताओ किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा इसमें, पहले सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका होगा, जो ग्राफ V के जितना क्लोज होगा, जैसे मान लीजिए ये एंगल θ3 है, ये एंगल कितना है हमारा θ2 है, ये वाला एंगल कितना है हमारा θ1। जिसका V एक्सिस से एंगल सबसे कम बनेगा वही रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। जो V वाली एक्सिस के जितना क्लोज होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा। वोल्टेज वाले एक्सिस के जो वाला रेजिस्टेंस वाला ग्राफ क्लोज होगा उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, R3। सबसे उसके बाद बीच में किसका है, R2। सबसे कम किसका हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे कम वैल्यू को लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, R1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, R3। लिखने का पैटर्न भी सीखना, बहुत बार आता है तब भी रिप्रेजेंटेशन में गलती हो जाती है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है, फिर से क्या लिखनी है, छोटी। इसको कैसे लिखेंगे, R3, फिर लिखेंगे R2, फिर कैसे लिखेंगे R1। ये लिखने का पैटर्न है। ये लिखने का क्या है भैया, अब लिखना नहीं आता, बहुत सही जान रहे थे तब भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जान बहुत सही रहे थे लेकिन लिखने में गलती हो गई। अब यहाँ पर सिंबल ये बना दिए ग्रेटर देन का, वहां बना दिए लेस देन का, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। प्रॉपर लिखना भी आना चाहिए, नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अब यही सेम क्वेश्चन उसने कह दिया, देखो इसी सेम क्वेश्चन को उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया, जैसा समझ रहा। अब ग्राफ क्या किया उन्होंने, बदल दिया। अब ग्राफ क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। मान लीजिए ऐसे लिख दिए, ये लिखा, इधर कर दिया उन्होंने वोल्टेज, इधर कर दिया उन्होंने क्या, करंट। अब ये तीनों ग्राफ बना दिए, इधर लिख दिए क्या, R1, यहाँ लिख दिया R2, अब यहाँ लिख दिया R3। अब आपके दिमाग में ये इमेज बैठी है कि जो सबसे ऊपर रहता है वो वैल्यू सबसे क्या होती है, कम होती है। जो नीचे रहता है सबसे क्या होता है, जो वाले ऊपर रहता है सबसे ज्यादा होता है, जो नीचे रहता है सबसे कम रहता है। दिमाग में यही इमेज बनी है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो वाला ग्राफ वोल्टेज वाली एक्सिस के जितने पास होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इस केस में देखो R1 V के बहुत क्या है, पास है, फिर क्या है आपका R2 है, फिर क्या है आपका R3 है। अब यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखोगे, सबसे ज्यादा कौन सा है, R1 है, R1, फिर क्या लिखोगे R2, फिर क्या लिखेंगे। अब बताओ ये असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर लिखा है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, सबसे पहले बड़ा लिखा है ना आपने। ये कौन सा ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है कि नहीं। अगर इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता तो कैसे लिखते, अच्छा लिख दें इस तरह से, ऐसे लिखें, ठीक है, ये सही है। फिर क्या होना चाहिए, साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यही ध्यान रखना। ये है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का ऐसे सिंबल बनाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का सिंबल बना के चलेंगे। लिखने के प्रॉपर तरीके सीखिए, हवाबाजी नहीं कीजिए, लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो तो मार्क्स नहीं मिलने वाले किसी कीमत पे, चाहे जितना भी कर लो, वहां कोई भी दादागिरी नहीं चलेगी। आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना पड़ेगा, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। हिस्ट्री सिविक्स की तरह ही कुछ भी कहानी बना के लिख दोगे। आप जो भी चीज जानते हो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, एकदम नीट एंड क्लीन वे में लिखना पड़ेगा। राइटिंग स्किल पे अपने खूब प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने कम से कम पढ़ाई की है लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हालांकि आपके पास तो कम पढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं, कोई चांस नहीं, आप सब पढ़ रहे हो। आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर भी अगर रह जाता है आपके बिजी शेड्यूल में रील्स और ये सब शॉर्ट्स की वजह से, तो आप सेलेक्टेड वे में पढ़ के जाते हैं तो भी आप ढंग से कर सकते हो। ठीक, मूव करें हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, कुछ वो नहीं देंगे। अब ऐसे दिया, देखो भाई यहां लिखा है R, ये लिखा है V और ये लिखा है I। ठीक है भाई, यहां लिखा है RS, ये RP लिखा है, ये लिखा है RS। RS है, ये क्या है, RP है। ये कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट कर रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को। एक सर्किट है, इसमें 3 रजिस्टर है, एक सर्किट है जिसमें कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं।
एक सर्किट है, तीनों में क्या है भाई, 3 रेजिस्टेंस है। एक क्या है R1 है, दूसरा क्या है भाई R2 है, तीसरा क्या है R3। जो RS है इनके सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3। ये क्वेश्चन आया है, जाकर देखना बोर्ड में आप। और यहाँ RP इक्वल टू क्या लिखा है, अगर 1/RP इक्वल टू क्या लिखा है 1/R1 प्लस 1/ क्या लिखा है R2 प्लस 1/ क्या लिखा है R3 लिखा है। अब उसमें ये कहा जाएगा आपसे कि बताओ ये पहला वाला ग्राफ सही है या दूसरा वाला ग्राफ सही है। यहाँ लिख दिए RP, यहाँ लिख दिए क्या RS, यहाँ लिखा है V, यहाँ लिखा है I। कौन सा ग्राफ सही है इसमें, ये क्वेश्चन आया है बोर्ड का, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जाकर देख लेना। 2023, 24, 25 में से एक आया है बेटा। हाँ, एक में नीचे लिख दो P लिख दो, इसमें लिख दो S, इसमें लिख लो S, इसमें लिख लो P। कहेंगे दोनों में से कौन सा ग्राफ सही है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। ये वाला ग्राफ सही है या वो वाला ग्राफ सही है। पहला वाला क्यों सही है बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा सही होगा। देख लेना 2023-24 में क्वेश्चन आया है, बोर्ड में आया हुआ है, मैं बता रहा हूं। अब तुम R1 R2 R3 में पढ़े हो, वो सीरीज पैरेलल से पूछ ले रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बदल रहा है क्या। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन ज्यादा होता है कौन कम, पता हो सही ग्राफ पता चल जाएगा आपको कौन सा सही है कौन सा क्या है। तो कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत क्या है जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू क्या है कम है, और क्यों ज्यादा है क्यों क्या है कम है। रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको चीजें बनेंगी और आप जो भी लिख कर आओगे आप इस कॉन्फिडेंस से आओगे कि हाँ हमने जो लिखा है वो राइट है। नहीं तो कॉन्फिडेंस तो ऐसा होता है कि जो भी लिख कर आए उसे ही राइट मान कर आते हैं, या रॉन्ग भी हो। ये फेक कॉन्फिडेंस है और इससे बात नहीं बनती। प्रैक्टिस करिए, हर चीज़ बनाइए, लिखिए, पढ़िए और समझिए, तब जाकर बात बनेगी। चले भाई, ये सब तो हो गई, ये समझाती मैंने, ग्राफ की लेवल पे बात की। फिर इसी में एक आता है अनोमिक। अनोमिक, अनोमिक वाले का अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसे होगा। ये तो ओमिक वाले का हो गया, ये कैसा हो गया अनोमिक रेजिस्टेंस वाले का ग्राफ कैसे होता है। वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा भाई। वोल्टेज और करंट में क्या होगा, ये थोड़ा सा कर्व होगा, ये थोड़ा क्या होगा, ये होगा अनओमिक। ये क्या होंगे अनओमिक, ये रजिस्टर के लिए है। अनओमिक रजिस्टर का मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते प्रॉपर, ओम्स लॉ जिसमें पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। इसमें ग्राफ कैसा होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा, ये कर्व आएगा। ये अनओमिक वाले हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं करंट उस रेशियो में उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। जबकि ओम साहब ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगा हमारा उसी तरह से उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। लेकिन अनओमिक रजिस्टर में ऐसा नहीं होता, वोल्टेज खूब बढ़ाया जा रहा है लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, लगभग न के बराबर बढ़ रही है। वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं करंट लगभग क्या है, नन की। देखो वोल्टेज का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है लेकिन करंट की तरफ कम स्लो जा रहा है ना। अब देखो ओमिक वाले में आपने बनाया था, ओ शिट, ओमिक वाले में जादू, अरे यार हट। देखो ये करंट है, ये क्या है वोल्टेज है, ये ग्राफ है, ये क्या है अनओमिक का है। ओमिक वाले में क्या है, ग्राफ ऐसे गया था स्ट्रेट लाइन, ये करंट है, ये क्या है वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है, देखो ओम साहब ये कहते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट भी क्या होती जाएगी हमारी, बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ सीधे जा रहा है, देखो वोल्टेज भी बढ़ रहा है करंट भी क्या है सेम रेशियो में बढ़ रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें ये बता रहे हैं देखो कि वोल्टेज तो खूब बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, बहुत धीरे बहुत बहुत मान्यूट से इंक्रीज हो रहा है। इसलिए क्या हो गया, ये अनओमिक रजिस्टर हो गया। मतलब ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है। जिसमें ओम्स लॉ ये बताते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उस प्रोपोर्शन में यहाँ करंट बढ़ नहीं रही है, इसलिए सर्किट को क्या बोलेंगे, इस रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, अनओमिक रजिस्टर बोलेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
अब एग्जामिनर हर तरह की चीज़, अब आपको ये चीज़ें मजाक लग रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे। अगर अपने आप बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे, चाहे जिस भी बोर्ड से, आप आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड से, जिससे भी हैं, पहले क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे। डिफाइन ओम्स लॉ, अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कहेंगे व्हाट इज कंडक्टर, आप कंडक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं, बीआईपी, वहां एक दो एग्जाम्पल लिख के आते हैं, सिल्वर, कॉपर लिख कर आते हैं, वायर का डिजाइन बना दिए, नीला, पीला, हरा, अपना चले आए। अब इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लगभग हर बच्चे के पास है। हर कोई आजकल यूट्यूब से या बुक से या जो भी, इतना बच्चा स्मार्ट हो गया कि पढ़ ले रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ के वो टॉपर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या? अगर बच्चों को फिल्टर करना है, रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ग्राफिकल क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ सबको क्लियर नहीं होगा। एग्जामिनर का थीम समझो, उनका कोर समझो कि वो कहाँ फंसा रहे हैं, किस टाइप की गुगली फेंक रहे हैं जहाँ फंस जा रहे हो। अगर आप गेंद की स्पीड, उसकी फ्लाइट, उसका मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा, तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे या कैच आउट हो जाओगे, बॉल मिस कर दो या फिर कट बोल्ड हो जाओगे। बॉल किस एंगल से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है। कभी आप देखना लोग स्लोअर फेंक देते हैं, फंसा लेते हैं। तुम बैट उसी स्पीड में चला दी, लेकिन वो स्लोअर फेंक के तुम फंस गए बेटा। आपके हाथ के भाई, उनके हाथ के एंगल देखना पड़ेगा, बॉल किस स्पीड से आ रही है, स्विंग कर रही है कि स्ट्रेट आ रही है, फ्लाइट कर रही है, कैसे आ रही है, हर चीज़ समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं दिलो दिमाग से एकदम खेलो। तो आप दिल तो लगा रहे हैं पढ़ाई में नहीं, लेकिन यहाँ दिमाग जरूर लगाओ। दिमाग का गेम है यहाँ, पूरा दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये बाद में कहने से काम नहीं चलेगा, दिल तो बच्चा है, दिल कूटा भी जाएगा। एग्जाम के रिजल्ट के बाद घर वाले अपने सबसे पुरानी हथियार निकाल के बैठ जाते हैं। इसलिए ढंग से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। कल इसके आगे बात करेंगे, मे बी इसके थ्योरेटिकल चैप्टर कल इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या कर लेंगे, कल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, और उसके बाद क्या है, और जो चीज़ें हैं पढ़ के इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू।